हम लोग मॉडर्न इंडिया में यानी कि आधुनिक भारत को कंटिन्यू किए हुए हैं। आधुनिक भारत में हमने उन चैप्टर्स को फोकस किया हुआ है जो कि आपके यूपीपीसीएस मेंस GS1 टॉपिक 2, जहां आप देखते हैं 1757 से लेकर के 1947 तक की महत्वपूर्ण घटनाएं, समस्याएं, व्यक्तित्व, इसके बारे में आपके सिलेबस में रखा गया है। साथ ही अगर यूपीएससी आप दे रहे हैं तो यूपीएससी में GS1 की बात किया जाए तो वहाँ भी टॉपिक 2 में मॉडर्न इंडिया को रखा गया। मॉडर्न इंडिया की भूमिका मेंस में तो है ही, लेकिन उससे अधिक प्री में भी है। चाहे यूपीएससी हो, चाहे स्टेट पीसीएस के कहीं भी आप दे रहे हो, किसी भी स्टेट का। यूपी की बात अगर किया जाए तो यूपी पीसीएस में कम से कम 12 से 13 क्वेश्चन मॉडर्न इंडिया से आते हैं। यहाँ तक कि आरओ के एग्जाम की बात किया जाए तो वहाँ भी सबसे ज़्यादा इतिहास में सवाल कहाँ से आते हैं, 12 से 13 क्वेश्चन आते हैं, किसके, मॉडर्न इंडिया के ही आते हैं। इसके अलावा यूपीपीएससी कुछ और एग्जाम कंडक्ट करती है, जैसे खंड शिक्षा अधिकारी का, ARO का, है ना। इसके बाद जो आपका LT ग्रेड का एग्जाम होता है या GIC लेक्चरर, जितने भी एग्जाम यूपीपीएससी कंडक्ट करता है, चाहे चिकित्सा अधिकारी का एग्जाम अगर वहाँ GS आ रहा है तो मॉडर्न इंडिया की भूमिका बहुत होती है, उसके सवाल अधिक पूछे जाते हैं। अगर कहीं 30 क्वेश्चन है GS के तो उसमें समझिएगा कि यूपीपीएससी कम से कम 5 से 6 सवाल मॉडर्न इंडिया को ही पूछता है। तो आप समझ सकते हैं कि आधुनिक भारत की भूमिका या उसकी महत्ता यूपीपीएससी की नज़र में कितनी है, आप जान सकते हैं। इसलिए अब इसमें हम लोग अब तक देखा जाए तो हमने पढ़ा था मुगल साम्राज्य का पतन कैसे हुआ, उसके पतन के बाद उसके खंडहरों पर नवीन स्वायत्त राज्यों का उदय हुआ। उन राज्यों का उदय कैसे हुआ, वो कौन से राज्य हैं, कौन से उत्तराधिकारी, जैसे आपका अवध है और मैसूर है ना, इसको हमने अच्छे से अध्ययन कर लिया। बंगाल का भी अध्ययन कर लिया हमने, साथ ही हमने कर्नाटक का भी अध्ययन किया बहुत अच्छे से, जो कर्नाटक युद्ध हुआ। इस समय हम कहाँ हैं, पंजाब में हैं। पंजाब वास्तव में सिख से ही जाना जाता है, या मैं कहूँ कि सिख अगर नहीं होते तो पंजाब नहीं होता। यानी ये कहा जाए कि पंजाब को जानना है तो सिख को जान लो, पंजाब समझ में आ जाएगा। लेकिन हम अगर पंजाब का अध्ययन करना चाहें तो हमें मेडिवल इंडिया में जा करके, यानी मध्यकालीन भारत में जा करके किसे देखना होगा, सिख धर्म की स्थापना को। क्योंकि सिख ही क्या है, एक राज्य है, वो क्या है, मॉडर्न एज तक आते आते क्या हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा एक स्टेट में। यानी ये कहा जाए कि एक धर्म, यानी सिख धर्म जो स्थापित हुआ, जिसमें बहुत सारे गुरु रहे हैं। और अगर ये कहा जाए कि जो गुरु गोविंद सिंह हैं, जो कि 10वें कह सकते हैं, अंतिम गुरु हैं मॉडर्न इंडिया में, उनके बारे में भी नहीं पढ़ना होता, हमें बंदा बहादुर से शुरुआत करनी होती है। यानी मेडाइवल इंडिया में जब तक आप रहते हैं तब तक ही आपको उन 10 गुरुओं की चर्चा करनी है। यानी सिख धर्म के 10वें अंतिम गुरु कौन हैं, श्री गुरु गोविंद सिंह जी हैं। गुरु गोविंद सिंह जिन्होंने खालसा धर्म की स्थापना की थी और उन्होंने खालसा में उस धर्म विचार सिद्धांतों को लिखा था। वही एक समय ऐसा है कि धर्म के स्वरूप में जाना गया। अब उस कहानी को अगर आप मेडिवल में जा करके देखना चाहें तो उसको आपको अलग से स्टडी करना पड़ेगा। उसे ला के अगर यहाँ हम जोड़ते हैं तो एक प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि ये बहुत काफ़ी बड़ा हो जाएगा और आप कहेंगे सर ये तो आप मॉडर्न इंडिया में है कि मेडाइवल इंडिया में है, प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, जो मॉडर्न इंडिया का पोर्शन है उतना स्टडी करेंगे। बाकी जैसे जो मेडिवल इंडिया में हमको पढ़ना है उसे हम बाद में जब पढ़ेंगे मेडिवल इंडिया को तो वहाँ सिख धर्म को अच्छे से पढ़ेंगे और वो आसानी से कनेक्ट भी हो जाए, कोई घबराने की बात यहाँ नहीं है। तो जैसे हम देखते हैं कि हमने कहा कि सिख ही पंजाब है, तो पंजाब यानी कि बंगाल को पढ़ा जब, तो बंगाल बहुत महत्वपूर्ण हमारे लिए है क्योंकि प्लासी बक्सर है। कर्नाटक जो हमने पढ़ा तो कर्नाटक की जो युद्ध हुई, आंग्ल कर्नाटक युद्ध जो है, यानी आप जिसे कहते हैं क्या, आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध कहते हैं, वो भी उनकी भी अहम भूमिका है। वो भी प्री में भी है और ये कहा जाए कि मेंस में, तो मेंस से एक सवाल बनने की संभावना जरूर बनती है। यानी बक्सर हो, प्लासी हो, आंग्ल मराठा हो या आंग्ल सिख युद्ध हो, इन सबसे क्या है कि युद्धों का क्या प्रभाव पड़ा है, ऐसा सवाल बना करके यूपीएससी मेंस पूछ सकता है आपसे और यूपीपीएससी भी पूछ सकता है। जितने भी स्टेट पीसीएस है जहाँ पर डिस्क्रिप्टिव मोड पर जीएस है, वहाँ जहाँ मॉडर्न इंडिया रखा गया है, बिल्कुल चाहे बिहार हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे आपका MP, चाहे राजस्थान, जहाँ भी जीएस डिस्क्रिप्टिव मोड पर है, वहाँ यूथ या हरियाणा हो या हिमाचल हो, जिन स्टेट में होता है पीसीएस का जहाँ डिस्क्रिप्टिव कर दिया गया है, वहाँ मॉडर्न इंडिया की अहम भूमिका, इसकी समझ। और सबसे खास बात यह है कि आधुनिक इतिहास को रटने की जरूरत नहीं है। लोग कहते हैं हम रटा देंगे, यूट्यूब पे बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि हम रटा देंगे, आपको एक ही बार में याद हो जाएगा। रटना नहीं है, क्योंकि मॉडर्न इंडिया, क्योंकि ये हमारे पूर्वजों की उनकी कहानी है जहाँ से हम भी संबद्ध हैं, तो बड़े आसानी से हम उन्हें याद रख सकते हैं। क्योंकि हमारा ये मौलिक कर्तव्य है कि अपने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को हम सजो के रखें, इस बात को आप बखूबी जानते हैं।
तो हमें बस उनके कुछ चीज़ों को बस आत्मसात करना है, अपने अंदर उतारना है, क्योंकि आजकल हमारे देश में नारा है कि राष्ट्रवाद, यानी हर किसी को राष्ट्रवादी होना चाहिए। तो अगर हम राष्ट्रवादी हैं तो ये भी जानना चाहिए राष्ट्रवाद का उदय कहाँ से हुआ, आखिर जड़ें कहाँ हैं। तो ये जो कोई भी राज्य का निर्माण भारत में हो रहा है तो कहीं ना कहीं उनका संगठन और एकता, या कह सकते हैं कि वो एक साथ रहने चाहते थे, एक स्वरूप बना लिया, नहीं तो शायद स्टेट नहीं बनते। तो हम बात करेंगे पंजाब का। अब यहाँ मैं आपसे नहीं कहने वाला हूँ कि पंजाब की स्थापना किसने की, इस पर कोई सवाल नहीं करना है। सवाल चूंकि यहाँ है कि प्री में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे आप देखते हैं आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ है, इसका समय 1845 से 46। ये आपके प्री में आरओ के एग्जाम में मैचिंग टाइप का, पीसीएस के एग्जाम में मैचिंग टाइप का क्वेश्चन आता है। सीधा सवाल द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ, 1848 से 1849 हुआ। हम ये तो सीधे प्री की बात है, मैं आपको ये बताऊंगा कहाँ से प्री का क्वेश्चन बनेगा और कहाँ से मेंस का बनेगा आपके एग्जाम में। तो आंग्ल सिख में अगर ये कहा जाए कि पंजाब की अगर बात किया जाए तो सबसे पहले आप समझिएगा, जब गुरु गोविंद सिंह नहीं थे, यानी उनकी डेथ हो गई, वहीं से हमें शुरुआत करनी है। यानी उसके पहले का हमें नहीं पढ़ना है। उसके पहले का मुगल साम्राज्य के पतन में कहानी है, मैं आपको सुना दूंगा अभी, उस कहानी को आप जान सकते हैं। अब यहाँ पर शुरुआत किससे करनी है, बंदा बहादुर से। यानी यहाँ बंदा बहादुर की भूमिका को ही हमें देखनी है। किसकी भूमिका को, बंदा बहादुर। क्या बंदा बहादुर मेंस के लिए हैं या प्री के लिए हैं? तो आपसे बता दूं कि बंदा बहादुर प्रीफेक्ट हैं, यानी इनके बारे में जितनी जानकारी आपको रहेगी, जैसे आप बंदा बहादुर को पढ़ रहे हो तो आपसे सीधा सवाल किया जाता है कि जब गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो गई थी तो गुरु परंपरा लगभग समाप्त हो गई। क्या समाप्त, गुरु परंपरा समाप्त थी। गुरु परंपरा समाप्त होने के बाद कौन था जिसने इसके नेतृत्व को संभाला, तो बंदा बहादुर ने संभाला। बंदा बहादुर का मूल नाम क्या था, बचपन का नाम क्या था, कब वो बंदा बैरागी बन जाएगा, कब माधवदास बैरागी बन जाएगा, ऐसे नाम आपको मिले, कब बंदा बहादुर को गुरु भगत सिंह कहा जाएगा, ये सब कई सारे नाम हैं। तो ये सब प्री के। आज से पूछा जाएगा कि बंदा बहादुर को किन नामों से जाना जाता है, और ऑप्शन में क्या दे दिया जाए, माधवदास बैरागी दिया जाए और बंदा बैरागी दिया जाए और लक्ष्मण देव दिया जाए, और वहीं लास्ट ऑप्शन डी में रख दिया जाए, क्या ऑप्शन सी में रखा जाए क्या, गुरु भगत सिंह, और ऑप्शन डी में कर दिया जाए इनमें से कोई नहीं। तो आप क्या करेंगे, यानी कि किसके साथ जाएंगे। अब ऑप्शन ही, जैसे बिहार में एग्जाम होता है वहाँ ऑप्शन ही भी बना देता है और कह देता है कि एक से अधिक उत्तर हो सकते हैं। तो एक से अधिक उत्तर हो सकते हैं, यानी गुरु भगत सिंह भी इसका नाम है, किसका, बंदा बहादुर का। तो यानी बंदा बहादुर प्री के फैक्ट को लेकर बैठा हुआ, बहुत सारे सवाल हैं इसके पास। साथ ही कपूर सिंह, इनके पास भी खूब सारे सवाल हैं। क्यों हैं, क्योंकि बंदा बहादुर के बाद जो सिख धर्म है वो कहाँ जाएगा, इनके नेतृत्व में आएगा। राखी प्रथा की बात करेंगे, ये देखने में लग रहा है ये भी प्री है पूरी तरह। राखी प्रथा आपको हम बताएंगे क्या आपको पढ़ना है इसमें, इसी चर्चा चल रही है। यानी यहाँ मॉडर्न इंडिया में पंजाब का अध्ययन करने के लिए बंदा बहादुर, कपूर सिंह और राखी प्रथा, जिसे आप सोच होंगे कि रक्षा सूत्र बांधने की प्रथा, नहीं, यह एक उपज कर है राखी प्रथा। इसके बारे में आपको हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो ये प्री फैक्ट यहाँ पर भी है। और उसके बाद हम जो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ भरे पड़े हैं 1763 से लेकर 1773 तक, क्योंकि बात कही गई, आप सिलेबस को देखेंगे 1757 से 1947 तक की कहानी, GS1 टॉपिक 2 आप देख सकते हैं। चाहे आप यूपीएससी की बात करिए, चाहे पीपीपीसीएस की बात करिए, दोनों की बात है। 1763 से 1773 के मध्य खालसा का 12 मिसलों में विभाजन खूब पूछा गया है। आज पूछा जाता है कि इसमें चूंकि रणजीत सिंह है तो रणजीत सिंह का संबंध किस मिसल से है, खूब पूछा गया। शुक्र चकिया, शुक्र चकिया ही नाम क्यों पड़ा उस मिसल का, ये भी एक सवाल है। और शुक्र चकिया के वास्तव में प्रणेता कौन, ये भी एक सवाल है। तो अगर देखा जाए तो 12 मिसल पर प्री के सवाल भरे पड़े हुए हैं। कैसे विभाजन होगा, विभाजन क्यों होगा, विभाजन कब हुआ है, यानी विभाजन 1763 से लेकर के 1773 के बीच की कहानी है। अब इसके बाद क्या, इस पंजाब का आधुनिक पंजाब वर्तमान में सामने है, उस पंजाब को जो मेडाइवल इंडिया में है उसे मॉडर्न एज में आकर के उसे आधुनिक किसने बनाया, उस पर चर्चा करना पड़ेगा। यानी आधुनिक पंजाब का निर्माण किसने किया, रणजीत सिंह ने किया है। तो रणजीत सिंह के बारे में आपको अधिक पढ़ना पड़ेगा। रणजीत सिंह का समय 1792 से लेकर 1839 तक का है। रणजीत सिंह इसलिए महत्व रखते हैं क्योंकि उनके पास मेंस का भी क्वेश्चन है। फैक्ट उनके पास है ही, क्या रणजीत सिंह के पास दोनों आंखें थी या नहीं थी, पढ़े लिखे थे नहीं, तो बहुत सारे सवाल इनके पास प्री के हैं, जो लोग यहाँ कंफ्यूज होते रहते हैं। तो रणजीत सिंह के साथ मेंस का खूब सवाल है और प्री के भी सवाल भरे पड़े हैं। यानी कि अगर ये कहा जाए कि अगर आप कॉन्सेप्ट टू फैक्ट स्टडी करते हैं तो बहुत ईजी होता है। आप कहेंगे नहीं हम तो कम से कम जानना चाहते हैं, तो आप ये समझिएगा
कि अभी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 11 फरवरी को एक एग्जाम करवाया था RO का। उसका 2024 का उस साल का पहला एग्जाम था। उसने इतनी खतरनाक तरीके से पेपर बनाया था, लेकिन उन हरामखोरों को क्या कहा जाए जिन्होंने पेपर को लीक करवा दिया। मतलब अगर पेपर लीक नहीं होता तो कमीशन के इतिहास में सबसे अच्छा पेपर बनाया गया था, जिस पे विवाद पेपर में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं आए थे। हिंदी को छोड़ के GS में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो विवादित हो सकता था, कोई भी क्वेश्चन नहीं था। इतना अच्छा पेपर सेटअप करवाया था कमीशन ने, इसके लिए तो धन्यवाद है। ये बहुत ही अच्छा और पढ़ने वालों के लिए बहुत अच्छा पेपर था। लेकिन क्या हुआ कि पेपर लीक कर दिए लोगों ने, लीक करवा दिया तो भाई एग्जाम रद्द हो गया। अब एग्जाम दोबारा होना है तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ सवाल कैसे थे। आप प्रीवियस ईयर को सॉल्व जरूर करिए, लेकिन इस बात को जरूर ध्यान रखिए आप, इसके साथ ही साथ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलना है, क्योंकि प्रतियोगिता गला काट है। क्योंकि आप कोई अंदाजा नहीं कि आपके ही नंबर्स पर अगर आप 101 नंबर पा रहे हैं तो क्या पता 1000 लोग 101 नंबर पा रहे हैं, तब क्या करोगे, फंसोगे ना। यानी कि आपको कट ऑफ से ऊपर जाना है, आपको कॉमन कट ऑफ पे नहीं आना है। नहीं तो आप इस बात को जानते हैं, ऐसा नहीं कि आप अकेले 202 नंबर पाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा भी कोई हो जो 10, 20, 50 एक साथ 202 पे आ जाए, तो क्या करोगे। यानी आपको लोगों से थोड़ा सा असामान्य बनना होगा, तो एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। और जैसे बात करते हैं क्या हम रणजीत सिंह के बारे में जानेंगे। रणजीत सिंह के प्रशासन के बारे में, केंद्रीय प्रशासन के बारे में हम अध्ययन करेंगे, जो सवाल पूछा था मेंस में। प्रांतीय प्रशासन के बारे में जानेंगे। अब आप कहेंगे इसमें क्या प्री का नहीं है, रॉन्ग, आप गलत सोचते हैं। यहाँ दोनों जगहों पर प्री है, इसके अंदर भी प्री है। क्यों? क्योंकि यहाँ फैक्ट है। कैसे फैक्ट हैं? जो इनका प्रशासनिक व्यवस्था है उसमें कौन किसको क्या पद दिया गया है, वो तो प्री ही तो होता है। ऐसा तो है नहीं कि वो मेंस है आपका। वहाँ आपसे पूछा जा सकता है कि हाँ ठीक है, जो प्रशासनिक व्यवस्था है इस पदानुक्रम में किसकी नियुक्ति की जाती थी, सेनापति कौन था, उनको कैसे रणजीत सिंह डील करते थे, या उनके ऊपर कौन था। ये जो सारे सवाल हैं ये किसके हैं आखिरकार? ये सवाल तो उसी के हैं ना। ये आप कहेंगे नहीं सर हम तो इसको क्या कहते हैं, प्री को इसमें है ही नहीं। तो आपसे सवाल किया जाए कि ये बताइए कि रणजीत सिंह किस प्रकृति के शासक थे। लियो, वाह भाई, रणजीत सिंह किस प्रकृति के शासक हैं, ये कॉन्सेप्ट टू फैक्ट है। अगर आप स्पेक्ट्रम राजीव हिल की पुस्तक को पढ़ते हैं तो शायद मेरी बात को समझ भी सकते हैं कि रणजीत सिंह किस प्रकृति के शासक हैं। उदार, निरंकुश, इनकी प्रकृति ही है। कैसे हैं? उदार भी हैं और इनके अंदर निरंकुशता भी है। अब कहेंगे सर हम क्यों पढ़ने जाएं ये प्रशासन को, हमें क्या जरूरत पड़ी है, यहाँ तो फैक्ट है ही नहीं। तो आपसे मैं सवाल ये करता हूँ, ये बताइए जो यानी रणजीत सिंह, राजा रणजीत सिंह थे, रणजीत को किसने राजा कहा? क्या मम्मी उनके को कही थी, या उनकी सास ने कहा था, या जिससे शादी की वो कह रही थी? राजा कौन कहा? हर माँ के लिए उसका बेटा राजा होता है, और वही राजा पत्नी के लिए भिखारी होता है। ये सही बात, उसके नज़र में रंग ही है, क्योंकि वो हमेशा लूट लेती है। तो समझ सकते हैं आप, वहाँ नहीं जाना। लेकिन आप खुद सोचेंगे इस बात को कि इस प्रशासन में रणजीत सिंह राजा हैं, तो राजा रणजीत सिंह की मदद करने के लिए कितने मंत्रियों का उल्लेख है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 5। बिहार में जाओगे बीपीएससी देने, ऑप्शन ई इनमें से एक से या दो से अधिक लीजिए। बिहार तो और भी बाप है सबका, है ना, ये सब बना दिया। अब आप सोचिए, तो आप कहाँ से निकाल के लाएंगे इस प्रशासन? मैंने इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पंजाब पढ़ने के अप्रोच की बात मैं कर रहा हूँ आपसे। मैं चाहूँ तो सीधे आपको लिखवाना शुरू कर दूँ, लेकिन आपको इस चैप्टर के बारे में, कोई चैप्टर आप शुरू कर रहे हो तो पहले आप इस बात को सोचिए जीएस में कि कैसे सवाल कहाँ से आएंगे। आप कहते हैं नहीं आएगा सर, यहाँ तो मेंस का है प्रशासन, हमसे क्या मतलब। अरे भाई सवाल प्री का आया तो किस किताब से तो आएगा। तो उसकी मदद करने के लिए कौन होते थे, कितने टाइप के मंत्री होते थे? 5 होते थे। अगर ऑप्शन आपको याद है तो आप लगा देंगे। 5 का मतलब क्या?
सबसे विश्वास पात्र राजा रणजीत सिंह के कौन थे? ध्यान सिंह। और ध्यान सिंह क्या थे? मुख्यमंत्री थे। यानी एक पद ऐसा था मंत्रियों में जिसे मंत्रियों में प्रमुख था, यानी 5 मंत्रियों में एक प्रमुख जो है वो मुख्यमंत्री है, समझ रहे हैं आप। और उसके अलावा अगर देखा जाए तो एक रक्षा मंत्री होता था, दूसरा मंत्री, यानी जिसे आप सेनापति कहते हैं। उसमें बहुत सारे लोगों को नियुक्त कर चुके थे, कौन? रणजीत सिंह जी। उसके बाद एक था अर्थ मंत्री यानी वित्त मंत्री, तीसरा मंत्री, जिसका नाम था भगवान दास। मैं बताऊंगा उन्होंने किसको नियुक्त किया, वो भी एक सवाल है कि रणजीत सिंह ने अपना अर्थ मंत्री किसे बनाया था? भगवान दास को बनाया था। यानी ये सब जो इतना मैं पढ़ाऊंगा इसके अंदर जो फैक्ट होगा वो क्या होगा, वो पीढ़ी के लिए भी होगा। और आपको मेंस में भी उनका नाम लिखना ही पड़ेगा। या एक होता है सदर विदेश मंत्री होता है, चौथा विदेश मंत्री आप जानते हैं, जैसे पहले सुषमा स्वराज जी थी, इसमें एस जयशंकर जी है ना। तो विदेश मंत्री किसको बनाया था? फकीर अजीजुद्दीन को। ये प्रीम सवाल पूछा जा चुका है एक बार। दूसरी बात क्या कि सदर ड्योढ़ी, ये जानते हैं कि सदर ड्योढ़ी जो होता था राजा का बड़ा करीबी होता था। यानी 5 मंत्री उन्होंने बनाया था किसके लिए? अपनी मदद के लिए बनाया था। अब ये भी बात है कि जो 5 मंत्री थे उन्हें उन कई विभागों में बांटा भी गया था। यानी कह सकते हैं उनके प्रशासनिक कार्यों को कई डिपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया किसने? राजा रणजीत सिंह। जैसे दफ्तर अबाब उल माल, दफ्तर तोहिजात, ऐसे विभागों को उन्हें स्थापित कर दिया। यानी कि ये सब प्री की बात मैं किया हूँ। और अगर मैं इसे आपको सेटअप करूँगा प्रशासन को, तो केंद्रीय प्रशासन को, तो वहाँ प्री और मेन दोनों रहेगा। अगर आपसे सवाल सीधा कहा जाएगा दफ्तर मवाजाब निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा स्थापित किया गया है, और ऑप्शन के सामने ऑप्शन में होगा क्या? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक, और ऑप्शन डी रणजीत सिंह। आप फंसेंगे। आप कहाँ जाएंगे? दफ्तर मवाजाब को सही करेंगे फिरोज शाह तुगलक के साथ, वहीं खा जाएंगे धोखा। यानी पीढ़ी भी है यहाँ, पीढ़ी के अच्छे सवाल भी आपको हम मिलने वाले हैं मेरे साथ। बहुत अच्छे से हम लोग स्टडी करेंगे, कहीं कुछ छोड़ेंगे नहीं। वैसे आपका प्रांतीय प्रशासन है, वहाँ भी जो पदाधिकारी हैं उन पे आप चर्चा करेंगे। इनके पास कितने सूबे थे? भाई देखिए रणजीत सिंह जी ने क्या किया, अपने उस प्रांतीय प्रशासन में, यानी प्रांत मतलब क्या? सूबा होता है। अपने पूरे साम्राज्य को रणजीत सिंह ने कितने भागों में बांट दिया था? कितने सूबे उनके पास थे? तो उनके पास 4 सूबे थे। कितने सूबे थे? 4। इनके पास 4 सूबे हैं। 4 सूबे डिवाइड करके, जैसे आप देखें क्या, लाहौर, मुल्तान, कश्मीर, पेशावर, 4 सूबे डिवाइड कर दिया रणजीत सिंह ने। उसके बाद फिर उन सूबों को कहाँ बांट दिया? जिलों में बांट दिया। ये सब पूरा जिसे आप परगना भी कहते हैं, परगना जिले में बांटा, फिर तहसील में बांटा, फिर उसके बाद उन्होंने क्या कर दिया? गांव भी उसको बांट दिया। यानी गांव बांटा तो जाहिर सी बात है कि क्या हो गई? वो पंचायत हो गई। अब वो एक बात होता है कि कौन उसको देखेगा, यानी कौन देखेगा? नाजिम नियुक्त करते थे प्रांतों की देखभाल के लिए। जैसे कि मीर जाफर ने क्या नाम था बंगाल में जिसे नाजिम नियुक्त किया गया था, उसका क्या नाम था? कौन था? नजमुद्दौला है। नजमुद्दौला को क्या वो बनाया गया था, क्या निजाम बनाया गया था किसका? या नाजिम बनाया गया था। वैसे है नाजिम की व्यवस्था है, ठीक है, एक सूबे को देखें। फिर उसके बाद देखेंगे आप क्या? भू राजस्व व्यवस्था किसकी? रणजीत सिंह की। रणजीत सिंह की भू राजस्व व्यवस्था आप देखेंगे, और देखेंगे इसमें क्या मिलेगा आपको? आप देखेंगे उपज का कितना % लेते हैं, बटाई प्रथा की शुरुआत किसने किया, बटाई में क्या लिया जाता था, फसल या नगद पैसा लेते थे, नीलामी योजना कब आई, ये सारे बात आपको यहाँ करने वाले हैं। कहाँ? भू राजस्व में। और जब आप जाएं कहाँ? सैन्य प्रशासन में, तो आपको हम बता दें, इस बात को समझिएगा, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ अगर कहा जाए तो किसी फौज की चर्चा करेंगे आप, तो पूरी दुनिया में रणजीत सिंह की फौज दूसरे स्थान पे आती थी। किस क्रम में? श्रेष्ठता के क्रम में। अगर ये कहा जाए तो ऐसी कौन सी सेना थी उस समय जो नंबर 1 पर थी, तो फ्रांसीसियों का सैन्य संगठन नंबर 1 पर था। उसके बाद दुनिया में नंबर 2 पे रणजीत सिंह की सेना का सैन्य संगठन था। यानी अगर ये कहा जाए तो इन्होंने लगभग किसे अपनी सेना में, किस सेना में? इनकी सेना में। किसके? रणजीत सिंह की सेना में लगभग 40 अफसर ऐसे थे, कोई जर्मनी का, कोई यूनान का, कोई रूस का, कोई ब्रिटेन का, कोई अमेरिका का, कोई फ्रांस का, कोई स्कॉटलैंड का, कोई एंग्लो इंडियन, ऐसे लोग थे। यानी बहुत सारे देशों से लाए हुए लोग अधिकारी रखे थे। यानी इनका सैन्य संगठन बहुत ही मजबूत था। इसीलिए कहा जाता है कि दुनिया में सबसे अच्छा सैन्य संगठन किसका था?
फ्रांसीसियों का था। तो उसी क्रम में अगर आप देखें किसे दुनिया में दूसरे स्थान पे कौन है, रणजीत सिंह का सैन्य संगठन है। अब इतने सवाल आपके पास बनते चले जाए। आप कहेंगे ये सब कहाँ, बहुत महत्वपूर्ण है। इस सेना को 4 भागों में डिवाइड कर लिया था उन्होंने। फ्रांसीसी भाषा में सेना को आदेश कौन देता था, रणजीत सिंह। आप सोचिए, यानी रणजीत सिंह को भाषा भी आती थी, फ्रेंच भी आती थी, कि भाषा में बात करते थे। उन्होंने एक शब्द है बंटूरा। अभी आपको हम कहेंगे आप बहुत बड़े बंटूरे हैं या बेंटूरा हैं, तो आप कहेंगे मुझे गाली दिया जा रहा है, आप यही कहेंगे ना। ये कहेंगे, आप कहा जाए बहुत बड़े बंटूरे हो क्या तुम, तो कहोगे सर में गाली दे रहे हैं। ये बंटूरा होता क्या है, एक आदर्श सेना का प्रशिक्षक को बंटूरा कहा गया। किसने कहा है, रणजीत सिंह ने कहा है। तो ऐसे सवाल मिलेंगे, हाँ समझ सोचिएगा। मतलब कि प्री फैक्ट के साथ अगर हम सारा कॉन्सेप्ट क्लियर रखेंगे तो कभी भी दोबारा रणजीत सिंह के बारे में अध्ययन नहीं करना, ये बात अब अच्छे समझिएगा। चलिए एशिया की सबसे बड़ी सेना कौन सी थी, एशिया की सबसे बड़ी सेना निम्नलिखित में से किस शासक की रही है। अब ऑप्शन में अकबर को उठा के रख देंगे तो कहो अकबर का रहल, आप ये नहीं कहेंगे, और या तो कहेंगे आप फिरोज शाह तुगलक को कह देंगे, या कहेंगे शेरशाह सूरी के पास रहा होगा, आप ये अनुमान लगा देंगे, लेकिन आप नहीं जानेंगे। एशिया की सर्वश्रेष्ठ सेना रणजीत सिंह के पास रही है, ये बात अच्छे समझिएगा। और उसको जानते क्या कहा गया है, उसे कहा गया फौज आइन। फौज आइन आप पढ़िएगा, उसमें मिलेगा, इस सेक्टर में आप पढ़ेंगे। फौज आइन एशिया की सबसे सेना है। और किसकी सेना है, रणजीत सिंह की। तो एक जो इसका अप्रोच है जो हम पढ़ने वाले हैं, उसके बारे में आपको मैं पहले से ही बता दे रहा हूँ, क्योंकि अगर स्पेक्ट्रम आप पढ़ते हैं तो उसके बाद मेरे लेक्चर को देखते हैं तो बहुत आसानी से आप सारी बातों को समझ सकते हैं। और इनके पास अस्थायी सेना भी थी, किसके पास, रणजीत सिंह के पास। ऐसा नहीं कि सिर्फ अस्थायी थी, साथ साथ अस्थायी सेना भी गठन किए थे। युद्ध होने वाला हो तो सेना को संख्या बढ़ा देते थे, नहीं तो ऐसे सेना उनके पास वेतन वगैरह भी देते थे। ऐसा नहीं कि ऐसे ही था। भाई कहा जाए कि अगर वेतन नहीं मिलेगा तो सैन्य संगठन मजबूत नहीं होगा, तो ये अपने लोगों को क्या करते थे, जो जिन्हें सेना में नियुक्त करवाते थे उन्हें वेतन भी देते थे, आवासीय सुविधाएं देते। अगर ये कहा जाए कि जैसे वर्तमान में हमारे व्यवस्थाएं हैं, लगभग वैसे रणजीत सिंह ने क्या रखा है, सैन्य प्रशासन को रखा। हमारे यहाँ आप कोई बता दें कि आप थोड़ा सा अगर गूगल करेंगे तो आपको पता लगेगा कि रेजिमेंट थे जिसे आप कहते हैं सिख रेजिमेंट, है ना। आप देखिएगा सिख रेजिमेंट को, कितने खतरनाक है, हर युद्ध में बहुत निर्णायक भूमिका में होती है। तो जो सिख रेजिमेंट है वो हमारी किसके आधार पर बनी हुई है, इन्हीं के आधार पे। यानी किसके आधार पर, रणजीत सिंह की सैन्य व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए हमारी भारतीय सेना में जितने रेजिमेंट हैं, लड़ाके हैं, सिख हुआ, जैसे डोगरा तो आप जानते हैं, आपके अवध क्षेत्र यानी फैजाबाद में डोगरा रेजिमेंट है। उसके बाद लोग जानते हैं गोरखा, आप जानते हैं गोरखा, तो गोरखा लैंड की बात होती है, जानते हैं। जब आप उत्तर पूर्वी भारत में जाएंगे तो जो गोरखा स्टेट हैं उनका जो सैन्य संगठन है उससे प्रशिक्षित होते हो। तो यहाँ जो सिख रेजिमेंट है वो पूरी तरह रणजीत सिंह के उस सैनिक संगठन के पैटर्न पे ही है, ठीक। इसके बाद हम न्याय व्यवस्था देखें, किसकी न्याय व्यवस्था, इसमें कुछ खास नहीं होने वाली बात है, राजा ही सब कुछ है, रणजीत सिंह जी यहाँ सब कुछ है। अब एक बात उठा कि आखिरकार फिर हम युद्ध कब हुआ। आप कहेंगे सर युद्ध कब हुआ, आप तो कहे कि आंग्ल सिख युद्ध पहला और दूसरा रणजीत सिंह के टाइम होगा, ना ना बिल्कुल नहीं होगा। क्या युद्ध इनके समय में होने वाला, नहीं। समय चूंकि आप देख लीजिए 1845 से 46, 1848 से 1849, यानी कि प्री के सीधे सवाल हैं और मेंस पर भी एक सवाल है। वो सवाल कहाँ है अब एक भी समझिएगा आप क्या कि रणजीत सिंह के बाद जब उनकी 1839 में मृत्यु हो जाएगी तो सिख कह सकते हैं राजा कौन होगा, वो दिलीप सिंह के बेटे हैं। और इन्हें अंग्रेज बाद में क्या करेंगे, पेंशन देकर के भेज देंगे लंदन, यानी जाओ पढ़ो लिखो, अब आपको नहीं रहना है। इन्हीं के बाद सब कुछ समाप्त है। लेकिन सवाल बनता क्या है, इन्हीं के समय में दोनों युद्ध होंगे। और इन आंग्ल सिख युद्ध में अगर आपको मैं ये कहूँ कि क्या एक युद्ध हुआ तो गलत बात है, बहुत सारे युद्ध, यानी ये कहा जाए कि एक युद्ध में कई युद्ध भरे पड़े हुए हैं, है ना। जैसे आप जो देखते हैं जो आंग्ल सिख का पहला युद्ध है उसमें संधियां कई हैं और कई युद्ध भी हैं दोनों में, यानी कि एक युद्ध के अंदर 3 से 4 युद्ध हैं और 2-3 संधियां हैं। और पूछताछ से है कि चिलिया वाला युद्ध हुआ था या किसका हिस्सा है, तो द्वितीय का है ना, आपको बताना पड़ेगा। लाहौर की पहली संधि हुई थी किस युद्ध में, तो किसके में हुआ था, आज सिख के पहले युद्ध में। तो ऐसे सवाल आपसे पूछे जाएंगे प्री में भी,
इसलिए केयरफुल रहिए, आप लापरवाही मत करिए। ये मत सोचिए कि आप बस उल जुल किताब पढ़ लेंगे और घटना चक्रवा सॉल्व कर लेंगे, पूर्वावलोकन में काम हो जाए, ना होए। हाँ, होगा नहीं, क्योंकि फिर मैं इसमें ऐसे सवाल आपको मिलेंगे कि आपको अंदाजा लग जाएगा, आप कहेंगे नहीं मेरा इसी से हो जाएगा, तो ठीक हो जाएगा, आप रह जाओगे, बस कहोगे एक नंबर से रह गए, बस आप मुंह बना के कहोगे एक नंबर से रह गए बस। लेकिन आप नहीं जान पाए कि एक नंबर कम पाने वालों की संख्या उन 6 लाख और 12 लाख लोगों के बीच में एक नंबर से फेल होने वाली संख्या कम से कम 50,000 होगी। वाह! और सीट है 411 आरओ में, पीसीएस में है 850 सीट। और आप कहीं एक नंबर से नहीं फेल हो, क्योंकि एक नंबर से फेल होने वाली संख्या 30 से 40 से 50,000 भी हो सकती है। तो कितने दूर हो बताओ जरा। तो आप एक नंबर के कहना रोना पड़ेगा, आपको बचना है तो आइए मेरे साथ पढ़ते हैं, आपको रोना नहीं पड़ेगा, आप बच जाएंगे रोने से। तो हमने मेंस का कुछ क्वेश्चन बना रखा है। ये तो बात हम प्री ऑफ मेंस की बात कर ली आपसे कि मैं ऐसे आपको इसका मेरा पंजाब पे जो अप्रोच है वो अप्रोच मैं बता दिया हूँ। लेकिन अब हमें आपको ये देखना है कि कौन से क्या सीधे सवाल मेंस में हो सकते हैं हमसे, क्योंकि ये 1757 के बाद की सारी कहानी है। तो मेन सवाल क्या हो सकता है, रणजीत सिंह के जीवन और उनके कार्यों का मूल्यांकन करना, सीधा क्वेश्चन है। ये सवाल यूपीपीसीएस में पूछा जा सकता है। यूपीएससी के लिए संभावना बिल्कुल नहीं है, लेकिन यूपीपीसीएस में संभावना प्रबल है, क्योंकि अभी सीधा सवाल करता है। तो सीधे सवाल कर सकता है या खंड शिक्षा अधिकारी का एग्जाम हो या जीआईसी लेक्चरर का हो, जो कि डिस्क्रिप्टिव मोड है, वहां पे सवाल आपके या बीओ में है, पूछा जा सकता है आपसे, या पीसीएसजे डिस्क्रिप्टिव मोड जीएस होता है, एपीओ होता है, उसमें भी यूपी करवाता कमीशन, वो भी डिस्क्रिप्टिव मोड में है, तो वहां पर भी ये सवाल आपसे किया जा सकता है। रणजीत सिंह के जीवन एवं कार्यों का मूल्यांकन करना, और दूसरी बात क्या, पंजाब के विलय की परिस्थितियों का उल्लेख कीजिए। क्या है, पंजाब के विलय की परिस्थितियों का उल्लेख। अब आपको ढूंढना पड़ेगा कि किसने पंजाब को मिला लिया, कहां, ब्रिटिश हुकूमत में। ये चर्चा आपको करनी पड़ी, क्योंकि आंसर वही पूछा, वो कहानी कहां शुरू होगी। रणजीत सिंह के मृत्यु के बाद जब दलीप सिंह को पेंशन देके भेजा जाएगा लंदन, समझे आप। तो कैसे मिला, क्या यह उचित था, क्या ब्रिटिश साम्राज्य ने पंजाब को अपने अधीन किया, तो क्या वो जो उसने किया था उचित था या सही था, क्या उसने गलत तरीके से किया, यह आपको बताना पड़ेगा। दूसरी बात क्या, कि द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के कारणों और परिणामों की विवेचना कीजिए। पहले पर चर्चा नहीं करनी, दूसरे पर करनी। क्यों, क्योंकि दूसरा ही ऐसा कुछ करेगा, उसके क्या कारण जा बताना पड़ेगा, और उसका इफेक्ट क्या पड़ा, यानी इसका परिणाम क्या है, कि परिणाम ही पंजाब को ब्रिटिश हुकूमत के कदमों में करेगा, यानी इसीलिए महत्वपूर्ण है। यहाँ मैंने 3 सवाल को सेटअप किया है, तीनों सवाल में से एक सवाल आपके एग्जाम में जरूर हो सकता है मेंस में, या आपसे दो सवाल को एक साथ करके एक सवाल बनाया जा सकता है। जैसे कि पंजाब के विलय में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध निर्णायक भूमिका में रहा है, क्या यह इस युद्ध का होना उचित है, या ब्रिटिश साम्राज्य में पंजाब का विलय अनुचित है या उचित है। एक बड़ा सा सवाल आपके सामने दोनों मिला के हो सकते हैं, तो यानी कि ये आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा ये उस मोड पे जा सकता है। तो थोड़ी सी बात आपसे मैं करने वाला हूँ इसका, बंदा बहादुर की, जो कि हमारी शुरुआत किसके साथ होगी, बंदा बहादुर के साथ ही होगी। और बंदा बहादुर के बारे में अध्ययन करने से पहले आपको एक चैप्टर मॉडर्न इंडिया में है, जिसे आप कहते हैं क्या, जहाँ शुरुआत होता है आधुनिक भारत का, मुगल साम्राज्य का पतन। अगर आप मुगल साम्राज्य का पतन आपको अच्छे से उस चैप्टर को आपने आत्मसात किया हो, आपने पढ़ा हो, तो ये समझिए कि बहुत आसानी से आप पंजाब को समझ सकते हैं, क्योंकि ये वही राज्य हैं जो कि मुगल साम्राज्य के खंडहरों पे हैं, यानी उसके पतन होने के बीच से इनका विकास या पतन होने के बाद ये अपनी वास्तविक स्थिति में आ पाए हैं, यानी कि एक मजबूत स्थिति में तभी आए हैं। तो हमने पहले बता दिया कि हमें पंजाब में क्या क्या पढ़ना है, ये सारी बातें मैंने बता दिया, यही आपको पढ़ना है।
तो हम पहले शुरुआत किसकी करेंगे, हम करेंगे किसके साथ, बंदा बहादुर के साथ। और उसका नाम क्यों बंदा बहादुर पड़ गया, ये सारी बातें आपको जानना चाहिए। हमने कहा कि मुगल साम्राज्य के पतन में आप जब पढ़ते हैं तो औरंगजेब के 5 बेटे थे, जिनमें से 2 उसके जीवन काल में उनकी डेथ हो गई थी, 3 बचते हैं। उन तीनों में एक का नाम है मुअज्जम, जो कि बहादुर शाह प्रथम के नाम से 1707 में शासक बनता है और 1707 से लेकर 1712 तक रहता है और 1712 से 13 के समय में जहांदार शाह रहता है। लेकिन बहादुर शाह प्रथम के समय से ही बंदा बहादुर का नाम सामने आ जाता है ना। यानी किसके साथ चर्चा में आ जाता है, जब आप बहादुर शाह प्रथम की बात करते हैं तो बहादुर शाह प्रथम तो आप एक बार आपको देखना चाहिए, चाहे आप स्पेक्ट्रम देखिए, चाहे कोई भी बुक आपके पास हो, और कनेक्ट करके आप किसी को देखिए, दोनों को एक साथ, कि बंदा बहादुर कब आएंगे। क्योंकि गुरु गोविंद सिंह और बहादुर शाह प्रथम, जो कि 63 साल का एक वयोवृद्ध शासक था मुगल साम्राज्य में। अगर ये कहा जाए कि उत्तरवर्ती मुगल काल में पहला शासक कौन है, बहादुर शाह प्रथम ही है। उत्तरवर्ती कहाँ, उत्तरवर्ती मुगल साम्राज्य का शासक कौन है, बहादुर शाह प्रथम। कौन है, बहादुर शाह प्रथम। और बहादुर शाह प्रथम किसका बेटा है, सबसे बड़ा, यानी इसका नाम मुअज्जम है। यह औरंगजेब का सबसे बड़ा बेटा है। किसका, औरंगजेब का सबसे बड़ा बेटा है। और औरंगजेब का बेटा ही ये जब शासक बना 1707 में, तो इसके सामने बहुत सारे विरोधी थे, जैसे कि राजपूत और जैसे कि मराठा और जैसे कि सिख। तो इसने क्या किया, सबको शांत करने का प्रयास किया, सबको इससे शांत करने का पूरा प्रयास किया। राजपूतों को मनाया, है ना, राजा अजीत सिंह, और अगर ये कहा जाए सवाई राजा जय सिंह, है ना, इन लोगों को मनाया, सबको सुविधा बनाया, किसी को एक हिस्सा पूरा दे दिया, किसी को अजमेर मिल गया तो किसी को मारवाड़ मिल गया, ऐसा उसने कर दिया। मराठों को भी संतुष्ट करने के लिए इसे किसे, साहू जी के, क्या नाम था, संभाजी के पुत्र साहू जी को उसने आज़ाद कर दिया। ये काम बहादुर शाह प्रथम ने किया। मैंने कहा आपको उसे देखना चाहिए एक बार। और चूंकि सिखों का संघर्ष औरंगजेब के समय से चल रहा था, औरंगजेब के समय से कैसे, जैसे अगर ये मैं आपसे कहूँ कि गुरु तेग बहादुर के समय से ही और संघर्ष चल रहा है। गुरु तेग बहादुर की मृत्यु के बाद सिख धर्म के में जो गुरु हुए उनका नाम है गुरु गोविंद सिंह। जो गुरु गोविंद सिंह का थोड़ा सा कहानी जानना चाहिए आपको। जब गुरु तेग बहादुर की हत्या की गई थी मुगल शासकों द्वारा, तो गुरु गोविंद सिंह उसमें 8 वर्ष के थे। बाद में उन्होंने सैन्य शिक्षा लिया, धर्म की शिक्षा लिया, और ये जीवन पर्यंत संघर्ष किससे करते रहे, मुगलों से। मुगलों को भारत से भगाने का इन्होंने पूरा का पूरा प्रयत्न कर डाला। किसने कर डाला, गुरु गोविंद सिंह ने। और ये संघर्ष करते कि बहुत सारे बेटे मारे गए और चले गए उत्तर भारत, यानी पंजाब में चले गए। पंजाब चले गए गुरु गोविंद सिंह, और उस पंजाब में कुंभलगढ़ किले में वहीं रहते थे, यानी कि शिवालिक की तलहटी में वो अवस्थित है कुंभलगढ़, जिसे कभी कोई लौगढ़ भी कहा जाता है, या लौ किले के नाम से भी जाना गया इतिहास में। कुंभलगढ़ में ही रहते थे। तो जब ये और कौन, बहादुर शाह प्रथम शासक बना, तो बहादुर शाह प्रथम ने कहा कि हम सबको संतुष्ट कर रहे हैं। और उसके जो वजीर थे उन लोगों ने कहा कि ऐसा, जकरिया खां शायद नाम था, उसने कहा कि सबको संतुष्ट कर देंगे, शासन करना आसान होगा, विरोध का सामना करने पर युद्ध करना पड़ेगा। तो उसने क्या किया कि संतुष्ट करने के लिए गुरु गोविंद सिंह से कहा कि आप भी मेरे साथ चलिए, अब कहाँ, दक्षिण भारत की तरफ। तो ये बहादुर शाह प्रथम के साथ कौन, गुरु गोविंद सिंह कहाँ चले आए, दक्षिण पंजाब छोड़ दक्षिण भारत आए। और उसके साथ जब आए तो कहाँ गए, नांदेड़। नांदेड़ में जब पहुंचे थे तो इन नांदेड़ में बहादुर शाह प्रथम और गुरु गोविंद सिंह अलग हो गए। कौन, बहादुर शाह प्रथम कहीं और चला गया और नांदेड़ में ठहर गए कौन,
गुरु गोविंद सिंह। और एक दिन सुबह सुबह क्या है, घूम रहे थे, मॉर्निंग में घूम रहे थे, उसी समय दो अफगान इनको छुरा घोंप दिए। किसे? गुरु गोविंद सिंह को। गुरु गोविंद सिंह की मुलाकात नांदेड़ में ही किससे हो चुकी थी? बंदा बहादुर से, है ना। किसकी मुलाकात हो चुकी थी? बंदा बहादुर से। किसकी? गुरु गोविंद सिंह की। गुरु गोविंद सिंह ने लक्ष्मण देव को क्या कह दिया कि तुम मेरे बंदे हो, तुम सिख के बंदे हो। और लक्ष्मण देव बन गया क्या? बंदा बहादुर। किसका बंदा? गुरु गोविंद सिंह का। यानी कि उन्होंने कहा कि जब मैं नहीं रहूंगा तो कौन? सिख का उत्तराधिकारी वो 5 सिख होंगे जो खालसा की चर्चा करेंगे, जिसको स्थापित किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह जी ने। तो उन्होंने कहा कि जब मैं नहीं रहूंगा, तो उन्होंने किसी उत्तराधिकारी को नियुक्त नहीं किया था अपने। तो 5 सिख जहां भी इकट्ठा होते हैं और क्या करते हैं? खालसा की चर्चा करते हैं। तो यानी कि वो 5 क्या हैं? सिख धर्म के उत्तराधिकारी हैं। तो बंदा बहादुर के साथ भी कई लोग, काहन सिंह, बाज बहादुर सिंह, विनोद सिंह, कई लोग थे। बंदा बहादुर अकेले नहीं था। ठीक। तो चूंकि हमने कहा था आपसे कि हमें बंदा बहादुर से शुरुआत करनी है, हमने पहले आपसे क्या कहा कि बंदा बहादुर से ही हमें आगे आना है। हमें गुरु गोविंद सिंह के बारे में जानना, गुरु तेग बहादुर के बारे में जानने के लिए हमें जाना होगा मिडाइवल इंडिया में। वहां जाके हम जान सकते हैं, यहाँ इनके बारे में अध्ययन नहीं करना है। हमें शुरुआत किसके साथ करनी? बंदा बहादुर के साथ। यानी बंदा बहादुर किसके साथ कनेक्ट होने वाला है? तो बंदा बहादुर वास्तव में आ गया 700, यानी 707-712 के बीच में शासक है मुगलों का। कौन? उत्तरोत्तर मुगल काल में। उसका नाम क्या है? बहादुर शाह प्रथम। और कौन? बंदा बहादुर ने 1710 में एक विजय की है जिसे आप कहते हैं सरहिंद विजय। बंदा बहादुर ने 1710 में कौन सी विजय की है? सरहिंद विजय। कि पंजाब के जिन हिस्सों पर कब्जा किसका था? मुगलों का। उसे जीत करके उन्होंने बाज बहादुर को अपना वजीर बना दिया था। अब आप समझ सकते हैं किसे? बंदा बहादुर ने। तो बंदा बहादुर की हत्या भी की जाएगी। लेकिन अब चूंकि ये जो उत्तरवर्ती मुगल काल है, हमने कहा कि बहादुर शाह प्रथम के बाद शासक आएगा कौन? जहांदार शाह। जहांदार शाह आएगा। जहांदार शाह उसी का बेटा, किसका? बहादुर शाह प्रथम का। वो रहता है कितना? 1707 से। बहादुर शाह रहेगा 1707 से 1712, और जहांदार आएगा तो 1712 से हो जाएगा 1713। और जहांदार शाह के बाद शासक आएगा कौन? फर्रुखसियर। अब आपको बता दें कि बंदा बहादुर को मारने की कोशिश कौन करेगा? जहांदार शाह करेगा, लेकिन असफल रहेगा। तो फर्रुखसियर कौन, किसको मारेगा? उसे मारेगा। कब मारेगा? 1716 में। यानी 1716 में बंदा बहादुर को फर्रुखसियर हत्या करवा देगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तब तक के लिए आप कह सकते हैं कि बंदा बहादुर ने नाक में दम कर दिया किसके? फर्रुखसियर या मुगल, उत्तरवर्ती मुगल शासकों के। अब हम कहाँ पहुंच चुके हैं? बंदा बहादुर के पास। यानी हम एक पृष्ठभूमि आपको बना दिए हैं कि आप अगर नहीं स्टडी किए मुगल साम्राज्य का पतन, तो आप समझिए कि उस बंदा बहादुर की चर्चा चल रही है। जो बंदा बहादुर समकालीन किसके हैं? बहादुर शाह प्रथम, जहांदार और फर्रुखसियर। यानी मुगल, उत्तरवर्ती मुगल काल में 3 शासकों के समय में उसकी कहानी किसकी है? बंदा बहादुर की है। बंदा बहादुर सिख धर्म में नेतृत्व करता है। कब का है? जब गुरु परंपरा समाप्त होगी, जो कि वंशानुगत थी। जब गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो जाएगी, तब बंदा बहादुर को सामने आना है। यानी सिखों का नेतृत्व करने के लिए बंदा बहादुर सामने आएगा। उसके पहले बंदा बहादुर की चर्चा नहीं है। एक बात और है कि लोग इस बात को सोचते हैं कि सारा का सारा सवाल क्या यहाँ मेंस का है ना? बिल्कुल नहीं। बंदा बहादुर के बारे में कोई मेंस क्वेश्चन नहीं है। बंदा बहादुर पूर्णतः क्या है? फैक्ट हैं, प्री के साथ के बाद भरे पड़े हैं। बंदा बहादुर की सबसे महत्वपूर्ण विजय कौन सी है? सरहिंद विजय। उसने विजय बहुत सारी की, लेकिन सरहिंद उसके बहुत चर्चित है। आप इस बात को समझ गए होंगे कि उत्तरवर्ती मुगल साम्राज्य बहादुर शाह प्रथम शासक हुआ, और बहादुर शाह प्रथम ने गुरु गोविंद सिंह को उत्तर भारत से कहाँ दक्षिण भारत लाने का न्योता दिया। क्यों? क्योंकि वो चाहता था कोई मेरे विरोधी ना रहे, मैं शासन ठीक से कर सकूं। क्योंकि उस क्रम में उसने पहले राजपूतों को संतुष्ट किया था, फिर किसे संतुष्ट किया था?
मराठों के सिख को संतुष्ट करने के लिए कि सिख का विरोध ना हो, इसलिए गुरु गोविंद सिंह से तालमेल अपना बिठा लिया। यानी ये कह सकते हैं कि समझौता टाइप का कर रहा था, लेकिन लेके आया। और जब नांदेड़ में ठहरे थे कौन, गुरु गोविंद सिंह मॉर्निंग में घूम रहे थे, सुबह सुबह टहल रहे थे, बस उनको 2 अफगानों ने छुरा घोंप दिया और उनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन बंदा बहादुर से मुलाकात हो चुकी थी गुरु गोविंद सिंह जी की। गुरु गोविंद सिंह ने बंदा बहादुर को अपना बंदा मान लिया था, यानी उसका नाम लक्ष्मण देव था। लेकिन उन्होंने क्या कहा दिया था, कहा था क्या कि तुम मेरे बंदे हो, और यही बन गया कौन, बंदा बहादुर। और ये चूंकि जब बंदा बहादुर बना तो फिर इसके बाद चूंकि सन्यासी हो गया तो ये बंदा बैरागी भी है, ये बात ध्यान रखिएगा। और इनका मूल नाम बात के बचपन का नाम अगर कहा जाए तो माधवदास था, तो ये क्या कहलाए, माधवदास बैरागी कहलाए। यहीं से बंदा बहादुर की कहानी की शुरुआत होती है। हम लोग इसके आगे की जो भी कहानी है बंदा बहादुर से, नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसके बारे में बहुत अच्छे से बताऊंगा कि बंदा बहादुर के नाम की, बंदा बहादुर का सिख धर्म में योगदान की, बंदा बहादुर के बाद कौन आएगा, कपूर सिंह आएंगे, इराकी प्रथा क्या है, इन सब पे चर्चा हम करने वाले हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। आपको मेरी सारी बातें अच्छी लग रही हैं, समझ में आती हैं कहानियों को, तो जाहिर सी बात है कि आपको अच्छा लगे, या कुछ दिखता है कि कुछ कमियां हैं मुझ में या मेरे पढ़ाने के तरीकों में, तो या कुछ कंटेंट में कहीं कुछ लगता है कि कुछ और करना चाहिए, तो बेशक आप कमेंट के थ्रू मुझे सुझाव दे सकते हैं। यदि आपको अच्छा लगे तो बेशक आप शेयर करिए, लोगों तक मुझे पहुंचाइए, क्योंकि ये इस जैसी क्लास में यूट्यूब पे देना चाहता हूँ वैसी क्लास अवेलेबल नहीं है। अगर आप थोड़ा सा मेरा सपोर्ट करते हैं तो ये समझिएगा कि बहुत अच्छी क्लास में आपको प्री और मेंस कंडक्ट करते हैं एक साथ, कह सकते हैं कि प्री और मेंस की कंबाइन क्लास आपको मैं उस लेक्चर में अपने दोनों कनेक्ट करूँगा, आपको प्री भी बताऊँगा और साथ ही साथ मेंस के बारे में चर्चा करूँगा। जैसा कि भी आप देखे हैं वैसे ही आपको सभी चैप्टर पे वर्क करके दिया जाएगा। इनका नोट्स भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। और नोट्स अवेलेबल कैसे होगा, नोट्स आपको अवेलेबल होगा, आपकी PDF मिलेगी कहाँ, आपको टेलीग्राम चैनल पे, आप वहाँ से ले सकते हैं। तो आप ज़रूर शेयर करिए और सुझाव जरूर दिए। धन्यवाद।